के जो क्वेश्चन के आंसर्स थे वो आंसर्स मैंने आपके साथ बेटा एक्सप्लेन कर दिए। जी जी बिल्कुल। तो एमसीक्यू नंबर 4 का ऑप्शन मैंने आपको क्या बताया, ऑप्शन सी, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन। ओहो नहीं, दिस ऑप्शन इज सी नॉट बी। ये इसमें करेक्शन कर दे बेटी, आपने सही किया, देख लिया। असल में मैं बोला तो यही था, लेकिन और हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन भी अगर आप देख लें तो मैंने वो सही लिखी है, बस ऑप्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, बस लिखते वक्त वो मेरा जहन इसकी तरफ नहीं था, तो इस वजह से इसमें ये प्रॉब्लम हो गई। तो बच्चों ये एमसीक्यूज के सारे करेक्ट आंसर थे। फर्स्ट एमसीक्यू का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी, फोर्थ एमसीक्यू का आंसर सी और फिफ्थ एमसीक्यू का आंसर क्या है, बी। तो ये एमसीक्यूज के आंसर्स थे। अब आ जाते हैं बच्चों इनके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये तो एमसीक्यूज का आंसर मैंने आपको बता दिया। अब शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स 3 मार्क्स के लिए हमने उनके आंसर्स बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था डिस्क्राइब द एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ वाटर यूजिंग ब्रांस्टेड कांसेप्ट। तो इस क्वेश्चन के आंसर में पहले आप क्या बताएंगे? सबसे पहले तो बच्चों एम्फोटेरिक बिहेवियर का आप बताएंगे, वो 1 मार्क के लिए एम्फोटेरिक बिहेवियर है क्या। सेकंड आपने बताना है कि वाटर एम्फोटेरिक बिहेवियर एसिडिक भी बिहेव करता है और बेसिक बिहेवियर भी ये रखता है। बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन ये बेसिक बिहेवियर शो करता है, बाय डोनेटिंग प्रोटॉन ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है। और 1 मार्क के लिए एक इक्वेशन एसिडिक बिहेवियर को शो करने के लिए और बेसिक। तो 3 मार्क्स के लिए 3 पॉइंट्स हो गए बच्चों। नंबर 1 यानी 1 मार्क के लिए पहले आपने क्या बताना है, एम्फोटेरिक बिहेवियर। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि एम्फोटेरिक बिहेवियर मीन डुअल बिहेवियर। इफ अ सब्सटेंस कैन बिहेव लाइक एन एसिड एंड लाइक अ बेस, दिस बिहेवियर इज कॉल्ड एम्फोटेरिक बिहेवियर। द वर्ड एम्फोटेरिक मीन डुअल, दोहरा। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिडिक बिहेव भी करते हैं और एज अ बेस भी बिहेव करते हैं केमिकल रिएक्शन में, उनको हम एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहते हैं। तो 1 मार्क के लिए आपने एम्फोटेरिक बिहेवियर डिस्क्राइब करना है एक सेंटेंस में। एम्फोटेरिक बिहेवियर मींस डुअल बिहेवियर। इफ अ सब्सटेंस कैन बिहेव लाइक एन एसिड एंड लाइक अ बेस, then that substance has amphoteric behavior. Second, water has amphoteric behavior because it can behave like an acid by donating proton, और साथ ही रिएक्शन दे दिया। यानी आप एसिडिक बिहेवियर पहले बता देंगे, पहले तो एम्फोटेरिक बिहेवियर आपने बता दिया, फिर आपने बता दिया कि वाटर आल्सो शोज एम्फोटेरिक बिहेवियर बाय डोनेट, इट बिहेव्स लाइक एन एसिड बाय डोनेटिंग प्रोटॉन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, और उसके लिए फिर रिएक्शन आपने देना है। वाटर H2O NH3 के साथ इसका रिएक्शन आप शो करें। इस रिएक्शन में वाटर NH3 को प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो अमोनियम आयन प्रोटॉन एक्सेप्ट करके, अमोनिया का मॉलिक्यूल प्रोटॉन एक्सेप्ट करके अमोनिया आयन में चेंज हो जाता है, वाटर प्रोटॉन डोनेट करके हाइड्रोक्साइड आयन में स्प्लिट कर जाता है। तो इस केस में वाटर क्या है, प्रोटॉन डोनर, और अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड कांसेप्ट प्रोटॉन डोनर क्या होगा, एसिड। तो ये तो आपने वाटर का एसिडिक बिहेवियर बताया। अब आप बताएंगे बेसिक बिहेवियर ऑफ वाटर। वाटर कैन बिहेव लाइक अ बेस बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन। वाटर एज अ बेस बिहेव करता है बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन। इस एग्जांपल में वाटर एज एन एसिड है क्योंकि वो प्रोटॉन डोनर है। और आपको आसानी से अंदाजा हो जाएगा जिस सब्सटेंस में हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, इसका मतलब है इसने हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया। तो आप NH3 देख रहे हैं, यहां NH4 है, इसका हाइड्रोजन इंक्रीज हो गया, इसका मतलब यह है कि इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर ये बेस है और वाटर यहां प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो वाटर एज एन एसिड। अब वाटर का बेसिक बिहेवियर, तो उसमें आप क्या बताएंगे बेसिक बिहेवियर में, वाटर कैन बिहेव एज अ बेस बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन व्हेन इट रिएक्ट्स विद एसिड्स, और साथ ही रिएक्शन आप लिख लें। इस रिएक्शन में आप एक एसिड शो करें और साथ उसका वाटर के साथ रिएक्शन। इस रिएक्शन में HCl वाटर को प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो यहां प्रोटॉन क्या कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, वाटर प्रोटॉन एक्सेप्टर हुआ, और प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होता है, एज अ बेस।
अब वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयन, और HCl प्रोटॉन डोनेट करके क्लोराइड आयन में चेंज हो जाता है। तो यहां आप देख रहे हैं कि जहां वाटर एज अ बेस रिएक्ट कर रहा है, यहां वाटर एज एन एसिड कर रहा है। दिस डुअल बिहेवियर ऑफ वाटर इज कॉल्ड एम्फोटेरिक बिहेवियर। तो तीन चीजें इस क्वेश्चन के आंसर में जरूरी है। एक लाइन में वन लाइनर डिस्क्रिप्शन ऑफ एम्फोटेरिक बिहेवियर। सेकंड, वन लाइन में आपने बताना है कि वाटर एज एन एसिड कब बिहेव करता है, बाय डोनेटिंग प्रोटॉन और साथ रिएक्शन। फिर वाटर एज अ बेस कब बिहेव कर रहा है, नीचे साथ उसका रिएक्शन आपने लिख दिया। तो इस क्वेश्चन के मार्क्स फुल हो गए और फुल मार्क्स आपको मिलेंगे अगर ये इन चीजों का रिएक्शन मस्ट है। जब तक आप केमिकल रिएक्शन इक्वेशन नहीं देंगे तब तक ये एम्फोटेरिक बिहेवियर का फिनोमेना आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। तो रिएक्शन देना मस्ट है। सेकंड क्वेश्चन है, गिव द लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस कांसेप्ट। आर्हेनियस कांसेप्ट की क्या लिमिटेशंस हैं? आपको मैंने बताया था आर्हेनियस कांसेप्ट की तीन लिमिटेशन 3 मार्क्स के लिए आपने बतानी थी। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कांसेप्ट all acid and bases should be water soluble, but in reality all acid and bases are not water soluble. Number 2, acids ionize in water to provide hydrogen ion, so acid must contain ionizable hydrogen atom, but carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide, they do not contain ionizable hydrogen atoms, so they are not classified as acids. और थर्ड लिमिटेशन में पॉइंट क्या आपने बताना था कि bases should provide hydroxide ion when ionized in water. जो bases हैं जब वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं तो ये कौन से आयन रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये तीन लिमिटेशंस Arrhenius concept के आपने बतानी थी। Number 1, according to Arrhenius concept, acidity and basicity needs water. Yeah, acid and bases should be water soluble. Acid और bases को water soluble होना चाहिए। अगर acid और bases water soluble नहीं है तो अगर acid और bases water soluble नहीं है तो they are not classified as, क्योंकि एक सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व होने के बाद ही हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन में आयोनाइज होगा, लेकिन एक सब्सटेंस आयोनाइज होता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो वाटर में डिसॉल्व ही नहीं होता, तो वो एसिड और बेस नहीं है। सेकंड, एसिड चूंकि आयोनाइज होकर हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं तो एन एसिड शुड कंटेन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम। एक एसिड में आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे एसिड्स हैं जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उनमें आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कांसेप्ट दे आर नॉट क्लासिफाइड एज एसिड। जबकि आपको मैंने कहा था कि इफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इफ दे आर सब्जेक्टेड टू लिटमस टेस्ट, they will turn blue litmus red, which confirms their acidic behavior. But Arrhenius concept fails to explain their acidic behavior, because an acid should have ionizable hydrogen atom. और तीसरी लिमिटेशन, acid should have replaceable hydroxide ion. एसिड में रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन होने चाहिए। तो अगर आप देख लें NH3, इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है। CaO, it does not contain replaceable hydroxide ion. MgO, it does not contain replaceable hydroxide ion. So they are not classified as bases, but in reality they are bases. For example, if we subject ammonia, calcium oxide and magnesium oxide to litmus test, they will turn red litmus blue, which confirms their basic behavior. But Arrhenius concept does not explain this basic behavior of these compounds. So these are the three limitations present in Arrhenius concept. Next question tha, justify the statement ammonia is not Arrhenius base, but it is Bronsted and Lewis base. अमोनिया, इसका भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि अमोनिया जो है ये Arrhenius बेस नहीं है। इसका रीजन भी आपने बताना है। इसमें 3 रीजन 1 मार्क ईच के लिए आपने बताने हैं। नंबर 1 कि अमोनिया Arrhenius बेस क्यों नहीं है। नंबर 2, अमोनिया ब्रांस्टेड बेस क्यों है। नंबर 3, अमोनिया Lewis बेस क्यों है। तो ये 3 पॉइंट्स थे, टेक्सचुअल पॉइंट्स, इस क्वेश्चन के आंसर में ये कैरी कर रहे थे
और इन 3 टेक्सचुअल पॉइंट के लिए 1 मार्क, तो 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपका। तो सबसे पहले आपने ये बताना था कि NH3 is not Arrhenius base. NH3 is not Arrhenius base because in Arrhenius base must contain replaceable hydroxide ion. And it does not contain replaceable hydroxide ion. इसलिए ये Arrhenius base नहीं है। एक तो हमने इसको नलिफाई कर दिया कि क्यों नहीं है और उसका रीजन साथ दे दिया। अब ये ब्रांस्टेड और लीवियस बेस है, तो अब इसके 2 रीजन और मैंने बताने हैं। NH3 is a branched base because a branched base accepts proton during chemical reaction। क्योंकि ब्रांस्टेड कंसेप्ट के बेस पे एक सब्सटेंस अगर प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो इट इज क्लासिफाइड एज अ बेस। अब ये तो मैंने बता दिया कि अमोनिया ब्रांस्टेड बेस है क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, लेकिन अभी भी ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है। जब तक मैं रिएक्शन के जरिए, एक केमिकल इक्वेशन के जरिए अपनी इस स्टेटमेंट को एंडोर्स नहीं करता, तब तक ये इनकम्प्लीट रहेगा। इसलिए मैं एक रिएक्शन लिखूंगा जिसमें अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो इस अमोनिया का रिएक्शन HCl के साथ लिखें। HCl क्या करता है? ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्ट करके किस में चेंज हो जाता है? अमोनियम आयन में। तो इस केस में अमोनियम क्या कर रहा है? अमोनियम मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? इट इज प्रोटॉन एक्सेप्टर, और प्रोटॉन एक्सेप्टर है, इट इज अ बेस। ये तो ब्रांस्टेड कंसेप्ट के बेस में मैंने अमोनिया के लिए जस्टिफिकेशन दी। अब लीवियस कंसेप्ट के मुताबिक NH3 यानी अमोनिया इज अ लीवियस बेस because Levius base donates a pair of electron during chemical reaction to make coordinate covalent bond। अमोनिया एक लीवियस बेस है, क्योंकि लीवियस बेस क्या होगा? लीवियस ने हमें बताया कि एक सब्सटेंस अगर केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे तो वो क्या होगा? बेस होगा। अब ये कंसेप्ट दे तो दिया मैंने, लेकिन अभी तक रिएक्शन नहीं दी, तो अनलेस I endorse the answer with the help of chemical reaction, तो ये कंप्लीट कंसिडर नहीं होगा। तो अब ब्रांस्टेड कंसेप्ट में तो बेस है क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। आर्हीनियस कंसेप्ट में ये बेस तब हम इसको जस्टिफाई करेंगे जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो इसके लिए इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हम देख लेंगे। NH3 3 हाइड्रोजन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड, और नाइट्रोजन के पास यहां है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लीवियस कंसेप्ट में स्ट्रक्चरल फार्मूला देना मस्ट होगा ताकि आप बता सकें एक सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, और लोन पेयर डोनेट करता है तो ये लोन पेयर हमने शो कर दिया। अब इसका रिएक्शन आप HCl के साथ कर दें। HCl में हाइड्रोजन पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, तो इस रिएक्शन में ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या होगा? बेस, लीवियस बेस। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। अब जब एक बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है
तो जिस सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसके साथ वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। तो अमोनिया का ये मॉलिक्यूल जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो दिस हाइड्रोजन एटम, तो इस अमोनिया के मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के दरमियान बन जाता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम एरो से शो करते हैं। तो ये जस्टिफिकेशन हुई किसी सब्सटेंस की अर्हीनियस एसिड और बेस के लिए। बिल्कुल सही है, आप इस अमोनिया की जगह वाटर को शो कर सकते हैं, क्योंकि अमोनिया की जस्टिफिकेशन है। तो HCl की बजाय आपने अगर वाटर के साथ इसका रिएक्शन लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। यानी अगर आप ये लिख दें, ये अमोनिया है, बेटा कोशिश करें मैसेज ना करें, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज। अमोनिया गैस को जब वाटर में डालते हैं तो ये वाटर को आयनाइज करता है और वाटर में हाइड्रोजन आयन आ जाते हैं। तो वाटर HOH पॉजिटिव नेगेटिव, इस केस में ये इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो तब भी ये अमोनियम आयन बन जाता है। ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड उस हाइड्रोजन आयन और अमोनिया के मॉलिक्यूल में आ गया, साथ इसका पॉजिटिव चार्ज भी आ गया। तो इस अमोनिया की इस बेसिक बिहेवियर को शो करने के लिए वाटर के साथ रिएक्शन दें या HCl के साथ, इन दोनों में किसी के साथ भी रिएक्शन दें तो करेक्ट होगा। मेन पर्पस हमारा क्या है, इसके इस बिहेवियर को शो करना। बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन जब NH3 और BF3 का आप रिएक्शन लिखोगे तो स्ट्रक्चरल फार्मूला फिर शो करना है आपने। यानी आपने इस NH3 का, ये इसमें है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और BF3 में बोरान है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेशीज। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इसलिए ये अमोनिया इस बोरान को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, और इस तरीके से जब ये इस बोरान ट्राइफ्लोराइड में से बोरान जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो ये भी बेसिक बिहेवियर है। इससे एडक्ट बनेगा, यानी ये अमोनिया और BF3 के दरमियान बन जाएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और जो लिवियस एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है उसको हम क्या कहते हैं, एडक्ट। तो एडक्ट इज अ सिंगल प्रोडक्ट व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लिवियस एसिड एंड बेस। अगर सिंगल प्रोडक्ट बने तो उसको हम फिर एडक्ट कहेंगे। जी मिनाहिल। सर मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाए, तो इज इट फाइन? इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, यानी आप ये कह रही हैं कि आपने ये इस तरीके से बनाया है? नो नो जी सर, स्ट्रक्चर फॉर्मूला में लाइक लाइंस की जगह मैंने डॉट एंड क्रॉस वो पुट किए। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी शो की है? यस सर। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करना है, और एसिड में जिस तरह मैंने बोरान के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज शो किया है ये बताना मस्ट है। तो ये आपने किया है बेटी? सर पार्शियल तो नहीं रिप्रेजेंट किया। चलिए बेटा नेक्स्ट टाइम ये आप ख्याल रखें, ठीक है? नेक्स्ट टाइम मेरी बेटी आपने ये ख्याल रखना है, क्योंकि जब आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर रही हो तो आप ये जस्टिफाई कर रहे हो कि ये सब्सटेंस बेस है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये डोनेट करेगा। तो फिर जो दूसरा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आपने शो करनी है। जिस तरह आपने देखा होगा, यहाँ वाटर में आप देख रहे हो मैंने H पॉजिटिव शो किया है, HCl में आप देख रहे हो H पॉजिटिव। ये वो जस्टिफिकेशन है कि these species are electron deficient and therefore they have the capability to accept electron pair। अगर आपने एक इसमें पार्शियल चार्ज शो नहीं किया है तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है बेटी, लेकिन नेक्स्ट टाइम इसका बेहतर होगा कि आप इसमें ये शो कर सकें। तो आई होप आपको बेटा इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर कोई है कंफ्यूजन, यस सर। ओके बेटा, ओके। इसके बाद बेटा व्हाट इज द सॉल्ट, गिव एग्जांपल ऑफ एसिडिक बेसिक इन नॉर्मल सॉल्ट। तो सॉल्ट की डेफिनेशन मैंने आपको टेक्सचुअल डेफिनेशन बताई थी। वो टेक्सचुअल डेफिनेशन में क्यों आप लोगों को बोर्ड के ऊपर लिख के मैंने एक्सप्लेन किया
कि मैंने इसको मेंशन किया है, टेक्सचुअल डेफिनेशन का वर्ड मैंने यूज किया है, यानी द डेफिनेशन ऑफ साल्ट विच इज गिवन इन योर बुक। इस साल्ट की 5-6 डेफिनेशन हम कर सकते हैं, लेकिन जो डेफिनेशन बुक में गिवन है उसको ज्यादा प्रेफर करें। और वो डेफिनेशन क्या है? इट इज अ केमिकल कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट और पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एसिड बाय मेटल एटम। फिर एक एक एग्जांपल आपने एसिडिक साल्ट का देना था। एसिडिक साल्ट NaHCO3, बेसिक साल्ट कैल्शियम हाइड्रोक्सीक्लोराइड और नॉर्मल साल्ट NaCl। तो ये एक एक एग्जांपल साल्ट की डेफिनेशन थी बच्चों, और साथ एक एक एग्जांपल ये आपने बताने थे, लेकिन डेफिनेशन की आपने फिर जस्टिफिकेशन देनी थी। अब अगर कुछ बच्चों ने वो जस्टिफिकेशन नहीं दी है तो नेक्स्ट टाइम जब बोर्ड के एग्जाम में आप साल्ट की डेफिनेशन बताएंगे तो फिर कंप्लीट और पार्शियल रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट देना है। फॉर एग्जांपल पार्शियल रिप्लेसमेंट, सोडियम प्लस H2SO4 गिव रेज टू NaHSO4 प्लस H, ये पार्शियल रिप्लेसमेंट। फिर कंप्लीट रिप्लेसमेंट Mg प्लस H2SO4, ये बन जाएगा MgSO4 प्लस H2। यहां हाइड्रोजन एटम सिर्फ बनेगा सिंगल, और वो फिर एक एक हाइड्रोजन एटम आपस में बॉन्ड बना के H2 बनाएंगे, लेकिन इस स्टेप में हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल नहीं बनता, एक हाइड्रोजन का एटम बनेगा। यहां मैग्नीशियम 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम है, दोनों को रिप्लेस कर देता है, तो साल्ट क्या बनता है? मैग्नीशियम सल्फेट। तो जब आप डेफिनेशन बताते हैं कि इट इज फॉर्म बाय द कंप्लीट और पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एसिड बाय मेटल एटम, तो फिर आपको 2 रिएक्शंस देने होंगे जिसमें कंप्लीट और पार्शियल रिप्लेसमेंट की जस्टिफिकेशन हो। और तीसरी बात, एसिडिक साल्ट की एक डेफिनेशन, एक एग्जांपल, बेसिक साल्ट की एक एग्जांपल और नॉर्मल साल्ट की एक एक एग्जांपल भी मस्ट है। जी बेटी, हम नहीं मान, हम ना, I have allowed you to unmute yourself. Yes sir. जी बेटी। सर क्या हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि हम इसकी डेफिनेशन पहले लिखते हैं सॉल्ट की, उसके बाद एसिडिक, नॉर्मल एंड बेसिक सॉल्ट के लिए अगर हम उसका रिएक्शन लिख दें और साथ मेंशन कर दें कि इसमें ये एसिडिक बन रहा है, ये बेसिक है और ये नॉर्मल है? वो थोड़ा सा ऑड हो जाएगा बेटी। असल में डेफिनेशन में हम क्या बताते हैं? डेफिनेशन में हम बताते हैं कि इट इज अ केमिकल कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट और पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एसिड बाय मेटल एटम। तो फिर एक रिएक्टेंट आप मेटल यूज करें और एक रिएक्टेंट एसिड यूज करें, और उसमें फिर पॉलीप्रोटिक एसिड आप यूज करें जिसमें एक से ज्यादा हाइड्रोजन हो, ताकि उसमें पार्शियल और कंप्लीट, जिस तरह मैंने एक यूज किया, देखो ना सल्फ्यूरिक एसिड मेरी बेटी मैंने यूज किया है, यहां भी सल्फ्यूरिक एसिड, यहां आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था बेटा कि ग्रुप 1 के एलिमेंट सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर सकते हैं, ग्रुप 2 के एटम 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और ग्रुप 3 के जो मेटल्स हैं वो 3 हाइड्रोजन एटम, जिस तरह एल्यूमिनियम है, H3PO4 से तीनों को रिप्लेस कर सकता है। तो इसलिए बेहतर होगा बेटा कि आप उसको मेटल को और एसिड, क्योंकि हम इसकी डेफिनेशन में किस चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं? हम मेटल एटम के जरिए एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस करा रहे हैं। तो इसलिए मेरे बच्चों के मैंने आपको ये 2 रिएक्शन इसलिए बताए कि इसकी डेफिनेशन में हमने ये जो फिनोमेना यूज किया है उसकी हम जस्टिफिकेशन दें। अब डेफिनेशन में हमने चूंकि एसिडिक और बेसिक साल्ट का फिनोमेना यूज नहीं किया है, इसलिए उसकी जगह अगर हम ये चीजें मेंशन करेंगे वो ऑड हो जाएगा। गलत नहीं है लेकिन ऑड होगा। तो बेहतर ये है अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन कि आप ये पार्शियल और कंप्लीट रिप्लेसमेंट, और इसके सामने लिखा हो कि ये पार्शियल रिप्लेसमेंट है और ये क्या है? कंप्लीट रिप्लेसमेंट। तो अगर आप लोगों ने से कोई मिस्टेक हुई है तो खैर है, कोई मसला नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम आप लोग इस चीज का ख्याल रखें। ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा, इसके बाद व्हाट इज पीएच स्केल, गिव इट्स एप्लीकेशन। पीएच स्केल क्या है, इसके एप्लीकेशन बताएं। तो पीएच स्केल, this scale is used to find the strength of acid and bases. The scale was developed by a Dutch biochemist Sorensen, और इसके एप्लीकेशन और इसके यूजेस फिर आपने उसमें बताने हैं। तो मेरे बच्चों,
ये आज आप लोगों का लेक्चर था। क्लास चूंकि खत्म हो गई है, इंशाल्लाह जो 2 क्वेश्चन रह गए हैं वो फिर कल के लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर किसी बेटी ने कोई क्वेश्चन मुझसे करना है तो आप काइंडली कर सकते हैं, यहाँ तक जहां तक इसकी सोल्यूशन हुई है उसके हिसाब से। ओके बच्चों, एक बेटी का क्वेश्चन था, रिएक्शन खैर बेटी अगर रॉन्ग है तो इस दफा रॉन्ग होंगे, नेक्स्ट टाइम तो रॉन्ग नहीं होंगे। It was not obligatory, but for better performance and for distinction, it will be best to give the justification of their definition. लेकिन अगर आपने फॉर एग्जाम्पल उसकी इन इक्वेशन के फॉर्म में जस्टिफिकेशन नहीं दी है तो इग्नोर कर सकते हैं इस टाइम। लेकिन डिस्टिंक्शन के लिए बच्चों मैं तो कहता हूं हमारे बच्चे तो डिस्टिंक्शन वाले बच्चे हैं ना, इंशाल्लाह बोर्ड पोजीशन होल्डर हैं, हमारे पास इस क्लास में भी मौजूद हैं। बैलेंसिंग पे बहुत स्ट्रिक्ट हूं मैं, क्योंकि एक रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं है तो वो एक इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं है तो वो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकता। तो बैलेंसिंग मस्ट है, और इंशाल्लाह कल के लेक्चर में फिर आपको मैं सिखाऊंगा बैलेंसिंग के बारे में। थोड़ा सा टाइम उसके लिए एलोकेट कर देंगे और इंशाल्लाह फिर मैं आपको कर दूंगा। आप उनके नेम लिख के फार्मूला अगर लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा बेटा। जब आप एसिडिक, बेसिक और नॉर्मल साल्ट की एग्जांपल बताते हैं, नाम बताते हैं, तो फार्मूला लाजमी होना चाहिए ताकि आपको की मतलब जस्टिफिकेशन हो कि एसिड्स में एसिडिक साल्ट में आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम है और बेसिक साल्ट में रिप्लेसेबल हाइड्रो ऑक्साइड आयन। एनी अदर क्वेश्चन? नहीं बेटा, एसिडिक, बेसिक और नॉर्मल साल्ट की एग्जाम्पल में रिएक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने रिएक्शन लिख दिया तो कोई आपने गलती नहीं की, बट दैट रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड एंड शुड बी करेक्ट। ओके बच्चों, आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है मेरे बच्चों। इंशाल्लाह बाकी चीजें कल डिस्कस करेंगे बच्चों। अल्लाह हाफिज।